वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नेम क्या है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। आपको पता है कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का जो टॉपिक है, इसको डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने इसके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन जो है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के दिए। जैसे अगर हम सबसे पहले बात करें तो इरविंग फिशर थे। उन्होंने कहा जो मनी होती है उसका एक ही काम होता है कि वो मीडियम ऑफ एक एक्सचेंज होती है। कि मनी से हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ मीडियम, मतलब एक मीडियम है हमारा। अगर हमें कोई चीज़ एक्सचेंज करनी है, जैसे हमारे पास 10 रुपीज़ है, अगर 10 रुपीज़ का सिर्फ एक ही काम है कि अगर हम उससे कुछ सेल या कुछ परचेज जो है वो कर सकते हैं, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फिर उसके बाद कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट आए, उन्होंने कहा मनी का सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम नहीं है, उसका एक और काम भी है कि मनी को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। फिर उस और स्टोर करके रख सकते हैं। और कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट में डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिस्ट आए। मार्शल ने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की बात की, पीगू ने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की बात की, जेएम केन्ज ने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की बात की, रॉबर्टसन जो थे उन्होंने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की बात की। फिर उसके बाद क्या हुआ, मिल्टन फ्रीडमैन आए। मिल्टन फ्रीडमैन ने भी क्वांटिटी थ्योरी की रीस्टेटमेंट दी। आज हम क्या करेंगे, इन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में जाने से पहले हम ये देखते हैं कि मनी होती क्या है। मनी क्या होता है, एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल मीन ऑफ एक्सचेंज एट सम एक्ट एज मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। इसको का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ मनी हो सकती है, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो वो कि हमारा एक एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे आज हम क्या है, कुछ भी गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए मनी को एज अ एक्सचेंज मीडियम भी यूज़ करते हैं ना, कि हम पैसे दे आए और चीज़ ले आए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पैसों ने हमारा क्या काम करा, मीन ऑफ एक्सचेंज का काम किया। उसके बाद क्या है, हम उसको मेजर कर सकते हैं। जैसे मैं 10 रुपीज़ की अगर बात करूँ तो 10 रुपीज़ उसकी वैल्यू है, वो हमने क्या की, मेजर ही तो कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो वो हम क्या कर सकते हैं, वो मनी उसको क्या कर सकते हैं, मेजर भी कर सके। और वो क्या काम कर सके, वो जो कोई भी चीज़ जिसको हमने मनी माना है वो क्या कर सके, उसमें स्टोर ऑफ वैल्यू भी हो, कि अगर हम उसको खर्चना ना चाहे उसको इकट्ठा करके भी रखा जा सकता हो। जैसे आज करंट टाइम पीरियड में जितने भी नोट हैं या जितने भी कॉइन्स हैं, वो क्या है, वो क्या है, हमारी मनी है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर ये सब फीचर्स हैं। हम वो जनरली एक्सेप्टेबल भी है, वो हमारा मीन ऑफ एक्सचेंज भी है, और हम उसको मेजर भी कर सकते हैं, और उसको हम इकट्ठा करके भी रख सकते हैं। तो मनी की डेफिनेशन हो गई। अब हम इसके बाद जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि मनी तो हो गया, अब वैल्यू ऑफ मनी, जो हम मनी की बात कर रहे हैं उसकी क्या वैल्यू है। अब मनी की जो वैल्यू होती है उसको हम कैसे देखेंगे कि मनी की वैल्यू बढ़ी है या घटी है। वो कैसे पता लगता है हमें कि हम इससे कितना परचेज कर सकते हैं। अगर आपको मनी की वैल्यू को जानना है कितनी है, अगर आपको मनी की वैल्यू का देखना है तो वो कैसे पता लगेगा आपको ऐसे पता लगेगा कि आप इससे कितना परचेज कर सकते हैं। ठीक है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे 10 रुपए का आपके पास नोट है, ठीक है, और आप पहले इससे 2 बिस्किट के पैकेट परचेज कर सकते थे। और जब प्राइस क्या था, एक बिस्किट के पैकेट का मतलब क्या हो गया, 5 रुपीज़ प्राइस था। अब इस 10 रुपीज़ में, इसी 10 रुपीज़ में सिर्फ एक बिस्किट का पैकेट अगर मार्केट में आए, इसका मतलब क्या हो गया, प्राइस बढ़ गया। इसका मतलब आपको क्या पता लगा, वैल्यू ऑफ मनी का मतलब है कि पहले आप इससे ज़्यादा परचेज कर रहे थे, आप ज़्यादा गुड्स ले पा रहे थे, अब जो है उसी पैसे से आप कम गुड्स ले पा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आपको पता लगा कि यहाँ पर आपकी वैल्यू, मनी जो आपके पास थी उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो गई है, गिर गई है। और वो क्यों गिरी है, उसके गिरने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि प्राइस आपका बढ़ गया। क्योंकि देखो पहले 5 रुपीज़ प्राइस था, अब 10 रुपीज़ प्राइस हो गया। तो आपको यहाँ से 2 चीज़ समझ आई होगी कि प्राइस में और वैल्यू ऑफ मनी में अपोजिट रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो देखो बाय वैल्यू ऑफ मनी मीन्स कि आप कितनी गुड्स और सर्विसेज जो है आप उससे खरीद सकते हो उस अमाउंट से। ठीक है, अब अगर आपको वैल्यू ऑफ मनी निकालना है, ठीक है, जो आपके पास पैसा है उसकी क्या वैल्यू है, तो 1 अपॉन प्राइस कर दीजिए। प्राइस जितना ज़्यादा बढ़ेगा वैल्यू ऑफ मनी आपकी उतनी ज़्यादा गिर जाएगी। ठीक है, ये हो गया मनी और मनी की वैल्यू क्या होती है। अब हम बात करते हैं कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की जो थ्योरी दी गई वो कब स्टार्ट हुई। सबसे पहले जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कहा जाता है कि 1588 में इटालियन इकोनॉमिस्ट जो थे दावजन, उन्होंने सबसे पहले क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को क्या दिया था, प्रपाउंड किया था।
ठीक है। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी सबसे पहले प्रपोज की गई थी 1588 में, किसके द्वारा? इटालियन इकोनॉमिस्ट के द्वारा। फिर उसके बाद क्या हुआ? जॉन लॉक आए। जॉन लॉक ने क्या किया? उन्होंने एक थ्योरी बनाने की कोशिश की और उन्होंने बताया कि ये प्राइस वाला जो रिलेशनशिप है उसको इन्होंने एक्सप्लेन किया। कब एक्सप्लेन किया? 1752 में इन्होंने अपनी बुक के अंदर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। और क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी सिर्फ आपको क्या बताती है, जो इसका ओवरव्यू बेसिस है वो ये बताता है कि प्राइस होता है ना, जो प्राइस है और मुद्रा की मात्रा मतलब क्वांटिटी ऑफ मनी, इसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे क्वांटिटी ऑफ मनी जो है वो भी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है। प्राइस और क्वांटिटी ऑफ मनी में क्या होता है? पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। प्राइस और वैल्यू ऑफ मनी उसमें क्या रिलेशनशिप होता है? नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। प्राइस बढ़ेगा तो वैल्यू ऑफ मनी जो है वो घटेगी। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का वो यही है। देखो, डायरेक्ट रिलेशनशिप किस में होता है? क्वांटिटी ऑफ मनी मुद्रा की मात्रा में इन इकोनॉमी एंड द प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड। इसका मतलब प्राइस में और क्वांटिटी ऑफ मनी में क्या हो गया? पॉजिटिव रिलेशन की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है। उन्होंने कहा है अगर प्राइस बढ़ जाएगा, अगर प्राइस को डबल कर दिया गया, अगर हम प्राइस को डबल कर देंगे तो हमें क्वांटिटी ऑफ मनी को भी क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। ये जो है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का जो बेसिक जो रिलेशनशिप है वो यही है। देखो यहाँ पर भी इन्होंने इसी बात को दिखाया। इन्होंने कहा यहाँ पर प्राइस लेवल है, यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ मनी है। जैसे जैसे प्राइस लेवल और ये हो गया क्वांटिटी ऑफ मनी, इस प्राइस पर ये क्वांटिटी ऑफ मनी है। जैसे ही प्राइस आपका बढ़ा तो क्वांटिटी ऑफ मनी मुद्रा की मात्रा भी बढ़ गई, और प्राइस बढ़ा तो मुद्रा की और मात्रा बढ़ गई। तो इससे हमें क्या समझ आया कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ये बताना चाहती है कि प्राइस में और क्वांटिटी ऑफ मनी में क्या रिलेशनशिप होता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप जो है होता है। उसके बाद आपको पता है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन आए। इरविन फिशर आए, कैम्ब्रिज आए, मिल्टन फ्रीडमैन आए। अब हम इनको एक एक डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो इरविन फिशर की बात करते हैं, जिन्होंने मनी को सिर्फ एक ही काम कहा। उन्होंने कहा सिर्फ ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, आप इसको विनिमय के माध्यम के रूप में यूज कर सकते हो कि आप इससे कुछ भी सेल परचेज का ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो सबसे पहले इरविन फिशर का टाइम पीरियड जो है 1867 से 1947 के बीच जो है इरविन फिशर का टाइम पीरियड है। इन्होंने जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी दी, इन्होंने अपनी बुक, इनकी बुक का नाम क्या था? परचेजिंग पावर ऑफ मनी। 1911 में उन्होंने ये बुक दी। उसमें इन्होंने यही सेम बात जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बताता है उसी को इन्होंने बताया। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि प्राइस में और क्वांटिटी ऑफ मनी में तो पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, वही सेम बात को इन्होंने बताया। और प्राइस में और वैल्यू ऑफ मनी में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। ठीक है। तो इन्होंने देखो क्या कहा, क्वांटिटी ऑफ मनी जो जितनी भी सर्कुलेशन में है इंक्रीज होगा जैसे ही प्राइस हमारा इंक्रीज होगा। तो डायरेक्ट रिलेशन हो गया प्राइस में और क्वांटिटी ऑफ मनी में। और इन्होंने कहा वैल्यू ऑफ मनी के साथ जो रिलेशनशिप होता है प्राइस का वो कैसा होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है। अगर हमारा प्राइस बढ़ जाएगा तो इसका मतलब क्या है? वैल्यू ऑफ मनी हमारी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अगर हमारा प्राइस कम हो जाएगा तो वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो वही सेम बात जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की है वो। अब इन्होंने क्या किया कि क्वेश्चन भी दी। इन्होंने कहा जो मनी सप्लाई होती है वो कितनी होती है इकोनॉमी में, टोटल कैसे आप अनुमान लगाओगे उसका? तो इन्होंने कहा वो होती है MV प्लस M' V' इज इक्वल टू PT। M का मतलब होता है मनी सप्लाई, कि हमारी इकोनॉमी के अंदर कितनी मनी सप्लाई है, जैसे करेंसी होगी कितनी सर्कुलेशन में है। V होता है वेलोसिटी ऑफ मनी। वेलोसिटी का मतलब है एक ही कॉइन एक गिवन टाइम पीरियड में कितने लोगों के पास घूम घूम के जा रहा है। जैसे 10 रुपीज़ मैंने कुछ परचेज किया तो मैंने आगे दुकानदार को दिए, दुकानदार ने आगे कुछ परचेज किया, तो वो नोट एक ही है लेकिन वो जो पूरा सर्कुलेशन में किस तरह से वो घूम रहा है। और ये हो गया M' का मतलब होता है जब हम क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस करते हैं तो हम कितनी मनी सप्लाई को क्रिएट करते हैं। V' होता है क्रेडिट क्रिएशन की जो मनी है उसकी वेलोसिटी बताओ। T होता है ट्रांजैक्शन मोटिव। इन्होंने यही कहा था कि मनी का एक ही काम है ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए। P इज अ प्राइस लेवल। तो इन्होंने कहा कि टोटल जो मनी सप्लाई है वो कैसे होती है? MV प्लस M' इज इक्वल टू PT। तो इन्होंने ये रिलेशनशिप जो है किसमें बताया? मनी की अपनी क्वांटिटी थ्योरी में बताया। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने इनके बारे में क्या कहा? इन्होंने कहा जो प्राइस है, मतलब देखो यहाँ पर जो ये V है V' है, ये क्या है इकोनॉमी में?
कांस्टेंट रहेंगे। वी और वी डैश हमारा क्या रहेंगे, हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। प्राइस जो होता है, प्राइस ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता किसको, मनी सप्लाई को। मनी सप्लाई, इकोनॉमी में जितनी मनी सप्लाई होगी, मनी सप्लाई ये होगी ना, मनी सप्लाई जितनी होगी उस हिसाब से प्राइस का डिसीजन होगा। प्राइस क्या होगा, इन पैसिव फैक्टर है। तो वी और वी डैश क्या है, कांस्टेंट है। और एम डैश का जो पोर्शन है वो भी क्या रहेगा, प्रोपोर्शन में वो कांस्टेंट रहेंगे। देखो, P इज इनएक्टिव एलिमेंट, प्राइस लेवल विल नॉट इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई। प्राइस कभी भी मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, मनी सप्लाई ही डिसाइड करेगी कि इकोनॉमी में क्या प्राइस होना चाहिए। V और V डैश भी हमने कांस्टेंट रखा है, और M डैश हमारे कांस्टेंट रहेंगे। और कांस्टेंट कैसे रहेंगे, उनका पोर्शन जो है वो सेम रहेगा, मतलब उनके बीच का रेशो सेम रहना चाहिए। मान लो 1:2 अगर इनका है तो बाद में भी कितना होना चाहिए, 1:2 जो है वो होना चाहिए। तो प्राइस हमारा कांस्टेंट रहेगा, पोर्शन जो है हमारा क्या रहेगा, वो भी कांस्टेंट जो है वो रहेगा। अब जो रिलेशनशिप की इन्होंने बात की थी, देखो वही सेम रिलेशनशिप इन्होंने, इरविंग फिशर ने मैथमेटिकली तरीके से भी, मतलब डायग्राम से भी इन्होंने वही बात बताई है। डायग्राम से इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है ना, प्राइस लेवल और क्वांटिटी ऑफ मनी में क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। देखो आपको दिख रहा है, प्राइस लेवल और क्वांटिटी ऑफ मनी में क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। और प्राइस में और वैल्यू ऑफ मनी में, क्वांटिटी ऑफ मनी में क्या रिलेशन है, पॉजिटिव। कि प्राइस जितना ज़्यादा बढ़ रहा है, क्वांटिटी ऑफ मनी उतनी ही कम है। प्राइस जितना कम हो रहा है, क्वांटिटी ऑफ मनी उतनी ही बढ़ रही है। प्राइस जितना कम, क्वांटिटी ऑफ मनी उतनी ही ज़्यादा। तो क्या होगा, यहाँ पर उन्होंने पॉजिटिव रिलेशनशिप जो अपनी वो थ्योरी में बात करते हैं, और यहाँ पर उन्होंने नेगेटिव रिलेशनशिप को भी क्या किया, दिखा दिया है। उसके बाद इसको भी क्रिटिसाइज किया जाता है कि जितने भी एलिमेंट इन्होंने बोले हैं कि वी टी वगैरह जो है कांस्टेंट रहेंगे, क्या हमेशा ऐसा हो पाता है? क्या जो इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज डज नॉट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ प्राइस एंड प्रोडक्शन, कि प्राइस और प्रोडक्शन का जो बिहेवियर है उसको इन्होंने पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया है, क्रिटिसिज्म हो जाएंगी इसकी। उसके बाद आता है कैम्ब्रिज वर्जन, कि इसके बाद कौन सा इकोनॉमिस्ट आता है इकोनॉमी में, अल्फ्रेड मार्शल आए। उन्होंने जो कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट थे वो उन्होंने कहा कि मनी का क्या काम होता है, स्टोर ऑफ वैल्यू, कि आप मनी को क्या कर सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो। तो उन्होंने अपनी बुक सप्लाई ऑफ मनी एंड डिमांड फॉर मनी विल डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मनी, ये जो बुक थी उनकी, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक इक्वेशन दी मनी सप्लाई की। उन्होंने कहा मनी जो है, मनी सप्लाई की अगर हम जो बात कर रहे हैं, M क्या है, इज इक्वल टू के पी वाई। ठीक है, के इन्होंने क्या कहा, आपके पास देखो कि M क्या हो गया, मनी सप्लाई हो गया। के होता है जैसे MPC वगैरह होता है ना, के हो गया फ्रैक्शन ऑफ रियल मनी इनकम। P हो गया प्राइस लेवल, Y हो गया आपका इनकम, के हो गया पोर्शन, कि आप कितना जो है अपनी रियल इनकम का कितना पोर्शन अपने पास रखते हो। ठीक है, होल्ड इन कैश। ठीक है, कि आपके पास रियल इनकम क्या होती है, रियल इनकम होती है जब आपकी देखो प्राइस इंटू क्वांटिटी, ये हो गया आपकी इनकम हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप P से डिवाइड करते हो, ये हो गया आपकी रियल इनकम। और यहाँ पर K का मतलब है आप अपनी रियल इनकम का कितना हिस्सा अपने पास जो है वो रखते हो। तो कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट ने मनी सप्लाई की जो इक्वेशन दी, उन्होंने यही बताया कि M इज इक्वल टू के पी वाई। और उसके बाद कैम्ब्रिज वर्जन में कौन आए, उसके बाद कैम्ब्रिज वर्जन में आए AC पिगू कब आए, 1877 से 1959 के बीच में कौन आए, AC पिगू आए। और इन्होंने जो बुक दी, उनकी बुक का नाम क्या था, वैल्यू ऑफ मनी। और वो कब आए, 1817 में उनकी बुक आई। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जो इक्वेशन दी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के बारे में, इन्होंने कहा प्राइस इज इक्वल टू के आर अपॉन एम। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने कहा P क्या होता है, P का मतलब यहाँ प्राइस नहीं है, परचेजिंग पावर ऑफ मनी, कि आप उससे कितना परचेज कर सकते हो। ठीक है, M का मतलब है टोटल मनी स्टॉक हमारे पास कितना है, हेल्ड बाय कम्युनिटी। ठीक है, टोटल मनी स्टॉक कितना है हमारे पास, वो हो गया M। क्या P क्या हो गया, परचेजिंग पावर ऑफ मनी, कि हम मनी से कितना परचेज कर सकते हैं वो। K वही होता है कि आपके पास पोर्शन कितना है,
जैसे वहाँ पर था कि आप रियल इनकम का कितना हिस्सा अपना कैश में रखोगे, यहाँ पर है कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज है लोग उसका कितना हिस्सा अपने पास रखते हैं। आर हो गया रियल इनकम एक्सप्रेस। आर क्या हुआ यहाँ पर, आर का मतलब है जो आपके पास रियल इनकम है वो आप सिर्फ पर्टिकुलरली किसके लिए यूज़ करोगे, आप जो वीट वगैरह हम जो खाते हैं उसके लिए हम जो है अपनी इनकम का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपको इनके इक्वेशन से क्या समझ आया, ये हो गया परचेजिंग पावर ऑफ मनी। के का मतलब होता है पोर्शन ऑफ रियल रिसोर्सेज और आर का मतलब होता है कि एग्रीगेट इनकम जो कि आप पर्टिकुलरली किसके लिए यूज़ करोगे, कमोडिटी वीट वगैरह को खाने के लिए एंजॉय करोगे। एम क्या होता है, आपके पास टोटल मनी का जो स्टॉक है वो कितना है। तो यहाँ पर एसी पीगू ने अपना क्या दिया, वर्जन दिया मनी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का। उसके बाद जो क्रिटिसाइज किया गया, क्रिटिसाइज इन्हें क्यों किया गया, इन्होंने कहा कि जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट फंक्शन होता है उसको इन्होंने जो नेग्लेक्ट किया है। परचेजिंग पावर ऑफ मनी जो ये बात करते हैं पी की, वो कैसे डिसाइड हो गई उसको इन्होंने नेग्लेक्ट किया। इन्होंने नेग्लेक्ट क्या किया कि मनी का काम सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज वाला जो फंक्शन है उसको भी इन्होंने नेग्लेक्ट किया। और इन्होंने क्या कहा कि जो मनी है उससे सिर्फ हम क्या करेंगे, वेट वगैरह जो है वो कंज्यूम करेंगे। जो इन्होंने आर की बात की ना, तो वो भी सिर्फ हम पैसे का यूज़ सिर्फ वेट का कंजप्शन करने के लिए तो करते नहीं है। तो इसलिए इनकी यहाँ पर एसी पिगो की क्या हुई, क्रिटिसिज्म भी हुई। उसके बाद कौन आए, उसके बाद आए जेएम केन्ज आए और उन्होंने उनकी बुक आई कौन सी, ए ट्रैक ऑन मॉनेटरी रिफॉर्म। किस नाम से बुक आई उनकी, जेएम केन्ज की बुक आई। उनकी बुक का नाम क्या था, ट्रैक ऑन मॉनेटरी रिफॉर्म। और इन्होंने क्या क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की जो इक्वेशन है वो क्या दी, इन्होंने ये कहा एन इज इक्वल टू पी के, या पी जैसे एन, जैसे मैं कहूँ एन इज इक्वल टू पी के, या फिर मैं ये कह दूं P इज इक्वल टू एन बाय के। तो यहां पर क्या है, P का मतलब होता है प्राइस लेवल ऑफ कंजप्शन गुड। यहां पर इन्होंने कहा, यहां पर इन्होंने किसकी बात की, वहां पर उन्होंने क्वांटिटी ऑफ मनी की बात की थी ना पीगू ने। तो यहां पर इन्होंने कहा प्राइस लेवल का जो रिलेशनशिप है वो कंजप्शन गुड के साथ है। ठीक है, और एन जो होता है कि मनी कितनी जो मनी है हमारे पास वो सर्कुलेशन में है, टोटल सप्लाई ऑफ मनी। एन का मतलब क्या हो गया, टोटल मनी सप्लाई इन सर्कुलेशन। पी इज द प्राइस लेवल किसका, कंजप्शन गुड का। के का मतलब क्या है, टोटल क्वांटिटी ऑफ कंजप्शन यूनिट व्हेन पीपल डिसाइड टू फॉर्म। अब के का मतलब वही होता है ना कि पोर्शन ऑफ की आप कितनी इनकम का हिस्सा अपने पास रखना चाहते हो। ऐसे इन्होंने कहा कि टोटल जो कंजप्शन यूनिट जितनी भी है उनमें से कितना लोग अपने पास रखना चाहते हैं। ठीक है, तो अब हमें समझ आया कि इन्होंने यहाँ पर इसको सर्कुलेशन ऑफ मनी की बात की, यहाँ इन्होंने इसको प्राइस लेवल, लेकिन प्राइस लेवल कौन सा, कंजप्शन गुड्स का। के को इन्होंने क्या कहा कि आप जो भी कंजप्शन यूनिट्स हम यूज़ कर रहे हैं उसका कितना हिस्सा हम अपने पास कैश में रखना चाहते हैं। ये वाली इक्वेशन किसने दी, ये जेएम केन्ज ने दी। उसके बाद अगले इकोनॉमिस्ट कौन आए, अगले इकोनॉमिस्ट आए रॉबर्टसन आए 1890 से 1963 के बीच। और उनकी जो बुक आई, उनकी बुक का नाम क्या था, एन एसे ऑन मॉनेटरी थ्योरी। 1940 में उनकी बुक आई और उन्होंने क्या इक्वेशन दी मनी सप्लाई की, इन्होंने कहा एम इज इक्वल टू पी आर, एम इज इक्वल टू पी के टी। देखो एम वही मनी सप्लाई होती है हमारी, पी हमें पता है प्राइस लेवल होता है, के भी हमें पता है कि पोर्शन ऑफ, टी का मतलब होता है यहाँ ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए। ठीक है, क्या होता है कि आपके पास जो भी पैसा है ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए उसमें से आप कितना जो है आप अपने पास कैश में रखना चाहते हो। के का मतलब तो फ्रैक्शन हुआ ना एक। तो यहाँ पर देखो P इज द प्राइस लेवल, M इज द मनी सप्लाई, K इज द पोर्शन ऑफ T जो ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए आपने पैसे इकट्ठा किया है उसका कितना हिस्सा आप अपने पास कैश के रूप में रखना चाहते हो। टी इज द टोटल गुड्स और सर्विसेज आपने एक ड्यूरिंग टाइम पीरियड में कितनी खरीदी हैं। ये होगी उनकी क्या, उनकी जो इक्वेशन है मनी की, क्वांटिटी ऑफ मनी की, वो उनकी इक्वेशन ये हो गई। अब इसको आप कैसे भी लिख सकते हो, आपको अगर आपको प्राइस निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से P इज इक्वल टू M आपके पास ये है, इसके अपॉन में क्या कर सकते हो आप KT कर सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे M अपॉन KT भी कर देंगे। ये किसका वर्जन हो गया, रॉबर्टसन का वर्जन। ये कौन सा है, कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट है भी। उसके बाद इनको क्यों क्रिटिसाइज किया गया, तो इन्होंने ये कहा कि डिमांड फॉर मनी
को इन्होंने इलास्टिसिटी जो है उसकी कांस्टेंट मानी, यूनिफॉर्म इलास्टिसिटी एक जैसी है, ठीक है। लेकिन इन्होंने कभी भी स्पेकुलेशन जो मोटिव होता है ना डिमांड फॉर मनी का, उसको डिस्कस नहीं किया, इसलिए इनको क्रिटिसाइज किया गया। इन्होंने कहा कि सिर्फ हमारा एक ही मोटिव है, ट्रांजेक्शन मोटिव होता है, ट्रांजेक्शन के लिए हम पैसे इकट्ठा करते हैं, उसका कुछ हिस्सा अपने पास कैश में रखते हैं। तो इन्होंने कहा कि परचेजिंग पावर सिर्फ कंजप्शन गुड्स ओनली, ठीक है। तो इन्होंने कभी भी इम्पोर्टेंट फैक्ट जैसे कि सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ये सारे फैक्ट्स जो है, या कमर्शियल बैंक कैसे लैंड करता है, ये सारे ऑपरेशंस को इन्होंने नेग्लेक्ट किया, इसलिए इनको रॉबर्टसन को क्या किया गया, क्रिटिसाइज किया गया। उसके बाद लेकिन कैश बैलेंस की जो है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी थी, वो कैम्ब्रिज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो थी कैम्ब्रिज वालों की, वो क्यों ज़्यादा अच्छी थी किससे, इरविंग फिशर की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी से। क्योंकि जो इरविंग फिशर थे ना, उन्होंने क्या किया था, अपनी जो थ्योरी थी उसमें सिर्फ सप्लाई साइड की बात की थी। लेकिन जो कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट आए, जैसे हमने मार्शल पढ़ा, हमने पिगू पढ़ा, हमने रॉबर्टसन पढ़ा, उन्होंने डिमांड साइड और सप्लाई साइड दोनों की क्या की अपनी थ्योरी में बात की। इसलिए हमेशा हम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का जो इरविंग फिशर का जो ट्रेडिशनल मॉडल है उसको कैम्ब्रिज को अच्छा इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने डिमांड साइड और सप्लाई साइड दोनों की अपनी थ्योरी में क्या की, बात की है। उसके बाद हमने कहा कि हमें रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, आपको पता है कि 1956 में मिल्टन फ्रीडमैन थे जिन्होंने ये अपना रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो है वो दिया। तो उन्होंने ये कहा कि सिर्फ हम जो है मनी जो होता है हमारा, कि इकोनॉमिक एजेंट जो होते हैं गवर्नमेंट के, वो जो है मनी जो इकट्ठा करके रखते हैं उसके बहुत से पर्पसेस होते हैं, ठीक है। मिल्टन फ्रीडमैन ने रीस्टेटमेंट दी, हमें पता है 1956 में। तो उन्होंने कहा सिर्फ एक ही पर्पस नहीं होता मनी को हम अपने पास रखते हैं, मनी को हम डिफरेंट असेट्स में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और फिर उससे हमें क्या होता है, कल को इनकम भी जो है वो मिलती है। तो इन्होंने कहा ये नॉमिनल, इन्होंने जैसे आपने जितने कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट पढ़े होंगे वो सब क्या कर रहे थे, वो सब रियल कैश बैलेंस की बात कर रहे थे, लेकिन ये हमेशा मॉनेटरी नॉमिनल जो साइड होती है उसकी बात करते हैं। तो इन्होंने कहा वेल्थ जो होती है 5 तरह की होती है। सबसे पहली वेल्थ जो होती है, इन्होंने कहा मनी जो होती है करेंसी होता है, उसमें डिमांड डिपॉजिट होता है, सब कुछ लिया। मनी का एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट इन्होंने अपनी थ्योरी में लिया। इन्होंने करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट को लिया। उन्होंने कहा लोग जो है बॉन्ड्स वगैरह में पैसा इन्वेस्ट करते हैं जिससे उन्हें क्या मिलता है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट मिलता है। कभी भी इन्होंने रियल इंटरेस्ट रेट की बात ही नहीं की। लोग इक्विटी में पैसा लगाते हैं जिसमें उन्होंने एक टाइम पीरियड के बाद उन्हें इक्विटी पे क्या मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। और इन्होंने ह्यूमन कैपिटल वगैरह की बात की। तो इन्होंने क्या किया, जो मनी है लोग किन किन फॉर्म में लगाते हैं, कैसे कैसे वो इनकम अर्न करते हैं, उन सब की बात अपनी थ्योरी में जो है वो की है। अब देखो इनकी जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी थी उनका क्या इक्वेशन थी, इन्होंने कहा डिमांड फॉर रियल कैश बैलेंस, ठीक है। मॉनेटरी की बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हमें रियल कैश बैलेंस की डिमांड करनी हो तो क्या है, MD अपॉन P, ये हो गया मनी डिमांड, अपॉन P किसकी, रियल कैश बैलेंस की, क्योंकि P इसके अपॉन में आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, रियल कैश बैलेंस की डिमांड होगी। YP इन्होंने कहा परमानेंट इनकम पे डिपेंड करती है। अगर हम उसमें क्या क्या हो रहेगा, प्लस क्या करेंगे हम, RB क्या होता है, RB होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न, मतलब रिटर्न कितने किस पर, आपको बॉन्ड, जो आप बॉन्ड में पैसा लगाओगे आपको उससे क्या रिटर्न मिलेंगे, हम उसमें से क्या माइनस कर देंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ऑन मनी, ठीक है। बॉन्ड में से अगर हम मनी को माइनस कर देंगे रिटर्न्स को, और जो रिटर्न आएंगे उसको हम किस में प्लस करेंगे, परमानेंट इनकम में प्लस कर देंगे। उसके बाद इन्होंने कहा एक्सपेक्टेड रिटर्न, अब हम स्टॉक्स मार्केट में भी पैसा लगाते हैं ना, स्टॉक्स में जो पैसा लगाएंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ऑन स्टॉक माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मनी, इन दोनों के रिटर्न्स को माइनस करके जो हमारा आएगा वो हम इसमें रखेंगे। फिर जब हम प्रॉफिट को लेकर भी हमारी एक्सपेक्टेशन होती है ना, तो हम प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन को भी अपनी जो डिमांड है ना, हमारी डिमांड उस पर निर्भर करेगी। और इन्फ्लेशन को भी हम क्या देखेंगे, अपने उसमें देखेंगे। देखो इन्होंने हर एक एस्पेक्ट की बात की। देखो इन्होंने YP को इन्होंने कहा परमानेंट इनकम, YB माइनस RM, RB माइनस RM को इन्होंने कहा एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन बॉन्ड माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मनी। RS माइनस RM को इन्होंने क्या कहा, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन स्टॉक, इक्विटी में से हम कैसे माइनस कर देंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मनी। एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन में से हम क्या कर देंगे,
हम क्या करेंगे, जो हमारी एक्सपेक्टेड इनकम है उसमें से हम इन्फ्लेशन को माइनस कर देंगे और इन सब चीज़ों को हम अपनी परमानेंट इनकम में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि हम मनी डिमांड की रियल स्टॉक की कितनी ज़रूरत है। तो आपको पता है कि मॉनेटरी जो थ्योरी थी मिल्टन फ्रीडमैन की, उन्होंने हर एक एस्पेक्ट को लिया। आपने देखा कि मनी डिमांड के कितने सारे कंपोनेंट होते हैं या मनी डिमांड किन किन कंपोनेंट से मिलकर बनती है, तो इन्होंने हर कंपोनेंट को जो है लिया है। तो यहाँ पर हमारा मिल्टन फ्रीडमैन की री स्टेटमेंट भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। आई होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। आपको इस वीडियो की PDF नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।